option. How come? But my camera is not working with it. Okay. Okay, I'm going to start now. अभी विजिबल है? अभी विजिबल है? हेलो? Okay, now I am cutting the phone and going live. Okay? Okay. Okay, thank you. Bye. Good afternoon to everyone. Hope all are safe in this pandemic situation. Here I am, Dr. Priyanka Shukla, oncology scientist of WHO. So very firstly, I want to thank Mr. Rohit Gupta from Mumbai, Mr. Tarun Gupta from New Delhi, Dr. Mamta from Haryana, Dr. Neelam Singla from Hyderabad for inviting me at this platform. So today's topic is scope of research in pharmacy, success versus challenges. Now the things are revealing around the scope. आज ये टॉपिक हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स चूज करते हैं कि हमें फार्मेसी पढ़ना है, बट दे एक्चुअली डोंट नो कि फार्मेसी पढ़ने के बाद उन्हें क्या करना है, व्हाट आर द स्कोप्स. सो स्कोप एक ऐसा वर्ड है जो वो सारी बातें बताता है कि आप डिग्री लेने के बाद क्या क्या काम कर सकते हैं या किस फील्ड में जा सकते हैं. दो तरीके से स्टूडेंट एक अपनी चीज़ों को चूज करता है. पहला होता है कि जिसे पता है कि फार्मा की डिग्री लेके उसे बिजनेस करना है या अपना मेडिकल शॉप खोलना है. दूसरे तरीके के ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स ने अपना फार्मा प्रोफेशन चूज करा, डिग्री ली, बट दे डोंट नो कि अब हमें आगे क्या करना है. एट दैट टाइम उन्हें जो मिला, मार्केटिंग मिला, इंडस्ट्री मिला, वो उसमें चले जाते हैं. इस वजह से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारा जो फार्मा इंडस्ट्री है वो एक लॉस में जा रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ देम पीपल को नहीं पता है कि स्कोप क्या है. सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ रिसर्च इन फार्मेसी. इस लाइव सेशन में मैं क्या होता है रिसर्च उसके बारे में डिस्कस करूंगी. रिसर्च करने के बाद कैसे लोग एक डेजिग्नेशन पे पहुंचते हैं और उस डेजिग्नेशन पे पहुंचने के बाद क्या क्या सक्सेस मिलता है हमें और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. सो नाउ आई विल स्टार्ट. दिस इज द बेसिक पाथवे इन द फार्मा फील्ड फ्रॉम स्टडीज टू स्कोप. Very first point is pharmacy education. Pharmacy education is all about your degrees, D Pharm, B Pharm, M Pharm, PhD or PharmD. After getting the degree, the all will become the pharmacist. Pharmacist बनने के बाद कौन कौन से ऐसे fields हैं जिसमें आप enter कर सकते हैं. Very first one is academics. Academics means आप कॉलेज में जाके अपना जो भी नॉलेज है उसको यूज कर सकते हैं. सेकेंड वन इज इंडस्ट्री, थर्ड वन इज रिसर्च, देन मार्केटिंग, देन बिजनेस एंड देन एडिटोरियल प्लेटफॉर्म. एकेडमिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपनी नॉलेज को दूसरों को ट्रांसफर करते हैं. ओके, इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, क्यूए क्यूसी होता है. नाउ कमिंग अबाउट द रिसर्च. रिसर्च वर्ड का मतलब है कि हमें कोई नई चीज को खोजना है. अब अगर हमें कोई नई चीज को खोजना है तो ये कुछ महीने या कुछ साल की बात नहीं होती है. रिसर्च खुद में ही एक बहुत बड़ी दुनिया है.
देन कमिंग टू द मार्केटिंग, बहुत से मोस्ट ऑफ देम मार्केटिंग की ओर चले जाते हैं। देन आता है बिजनेस, बहुत से लोग अपना प्राइवेट मेडिकल स्टोर खोलते हैं, एजेंसी खोलते हैं। उसके बाद आता है एडिटोरियल प्लेटफॉर्म, किसी को चेयर वर्क पसंद होता है फार्मा फील्ड में, सो वो एडिटोरियल प्लेटफॉर्म को चूज करता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिसर्च। रिसर्च लोग किस किस प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हैं? JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, SRF, ICMR एंड मेडिसिन कंपनीज। कुछ बेसिक ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनमें आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं और आपको लोग सपोर्ट करेंगे। देन लास्ट पॉइंट इज रिसर्चर्स फ्यूचर इज कॉल्ड एज साइंटिस्ट। आपने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी, अब रिसर्च तो ऐसा है कि नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, और इनकेस अगर आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं तो आप धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ते जाएंगे? आपके डेजिग्नेशन एज अ साइंटिस्ट की ओर बढ़ता जाएगा। ये एक सेशन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि हमारी कंट्री में भी रिसर्च करके लोगों को एक अच्छा डेजिग्नेशन मिलता है। अच्छा डेजिग्नेशन में आपको पैसा भी होता है, आपका नाम भी होता है और आपका मनचाहा काम भी होता है। So, life is short, science is long, opportunity is elusive, experiment is dangerous, judgment is difficult. एक्सपेरिमेंट इज डेंजरस, ऑब्वियस सी बात है। जब हम लोग स्कूल की लैब में कुछ भी काम करते हैं, केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में या बायो लैब में, तो एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज डेंजरस। बट देन टू, जो लोग इस एक्सपेरिमेंट्स को करके अपनी नॉलेज को एक नया रूप देते हैं, उनको बहुत ज्यादा ही सक्सेस मिलती है, और इस चीज का नॉलेज अपनी कंट्री में बहुत कम है। नाउ द बेटर रिसर्च फॉर द बेटर हेल्थ। हमारे फार्मा फील्ड में एवरीथिंग रिवील्स अराउंड द हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? So we are the drivers for better health and patient care through innovation and implementation into practice of novel findings. Now need to know about the keyword research. What is research? So रिसर्च एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं, मेथड्स को अप्लाई करते हैं, टेक्निक्स का यूज करते हैं, किस और साइंटिफिकली हम चीजों को यूज करके, अपने ब्रेन्स को यूज करके एक नई चीज निकालते हैं। नई चीज में हम क्या निकालेंगे? एक नया मॉलिक्यूल, एक मेडिसिन का नया मॉलिक्यूल। लाइक अभी इतना कोविड का चल रहा है, बट मेडिसिन नहीं निकल पा रही, वैक्सीन नहीं निकल पा रही है, तो इससे कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी भी मेडिसिन मॉलिक्यूल को रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है और लोगों की जान बहुत प्रेशियस है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने कुछ लोगों पे रिसर्च करा और उन पे वो दवा फायदा करी तो हमने मार्केट में ड्रग लॉन्च कर दी। दिस इज नॉट द वे। सो रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और ऐसा नहीं है कि आपको रिसर्च करने के लिए सिर्फ PhD डिग्री ही चाहिए। आप अपने B फार्मा के बाद, M फार्मा के बाद, किसी भी फार्मेसी डिग्री के बाद आप रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिलने के बाद। Now coming to the aims. What are the aims? To satisfy the curiosity, to solve the problems, to collect the facts, to contribute to knowledge. हमारी क्यूरियोसिटी है इस टाइम पे क्या कि कब इस कोविड की वैक्सीन आएगी, तो रिसर्च क्यों करनी है? हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोविड, इसको सॉल्व करना है हमें। टू कलेक्ट द फैक्ट्स। अब कोविड जो ये कोरोना वायरस है, इसके क्या क्या फैक्ट्स है, कहाँ से आया, कैसा है, कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इन सब चीजों को कलेक्ट करके ही हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। टू कंट्रीब्यूट टू नॉलेज। नाउ दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स। सो myths about doing research. These are all myths. Later I will discuss about. These are really myths. Very first point is you need lots of time. Second one is you need lots of fundings. थर्ड टाइम यू विल हैव नो लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च में बहुत टाइम भी लगता है, बहुत सारा फंडिंग या पैसा भी लगता है, एंड नो लाइफ। नो लाइफ इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप रिसर्च लैब में हैं तो जब तक आपका रिसर्च का टारगेट पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप उस प्लेस को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्चर्स को कहा जाता है कि आपकी कोई लाइफ नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको छोड़ के नहीं जा सकते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को अपनी बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। इसलिए थर्ड पॉइंट में कहा गया है यू विल हैव नो लाइफ। बट ये तीनों ही पॉइंट्स आगे जाके रॉन्ग हो जाएंगे। आई विल टेल यू हाउ। नाउ द ट्रेड्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च बहुत तरीके की होती है।
मेडिकल रिसर्च के अंदर आती है बायोमेडिकल रिसर्च, जिसमें हम मेडिसिन और हमारी डिजीज से रिलेटेड रिसर्च को करते हैं। द नेक्स्ट वन इज बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, ट्रांसलेशनल रिसर्च, एंड द लास्ट में आती है क्लिनिकल रिसर्च। आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च बेसिकली वो होती है जब हम पर्टिकुलरली किसी डिजीज के लिए कोई नया मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल रिसर्च। नाउ द बेनिफिट्स फ्रॉम फार्मेसी। अब हम फार्मेसी पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी नॉलेज है, हमारे जो भी ट्रेड्स हैं, उनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, इंटरवेंशंस, पार्टनरशिप्स, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट्स, लाइब्रेरीज एंड पब्लिशर्स, डिग्रीज, grants, publications, public health officials, and pharmaceuticals like drug trials, academics. Anyone with an interest in public can be used. So, what are the positive outcomes of medical research? Now coming to the what are the positive outcomes of medical research? मेडिकल रिसर्च हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो भी इतनी क्रिटिकल क्रोनिक डिजीजेज आ रही हैं, उनके ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम होती जाए। पहले वही पैरासीटामोल किसी जमाने में बहुत महंगी मिलती थी, अब इतना ज्यादा रिसर्च आगे बढ़ गया है, सिर्फ किसकी वजह से? हम फार्मा फील्ड वालों की वजह से, कि अब उस पैरासीटामोल की कॉस्ट कम हो गई है। तो हमारी रिसर्च के बाद क्या आउटकम निकलता है? वो वेरी फर्स्ट आउटकम क्या है कि लोअर्स द कॉस्ट बाय एडवांसिंग द ट्रीटमेंट टू द chronic and debilitating disease. Now, the major role in clinical trial. Coming to the clinical trial definition according to WHO, any research study that prospectively assigns the human participants or group of humans to one or more health-related interventions to evaluate the effect on health outcomes. Basically, clinical trials में हम क्या लेते हैं? Human participants. अगर हमें किसी भी डिजीज की मेडिसिन प्रिपेयर करनी है, तो एट द एंड हमको वो मेडिसिन ह्यूमंस पे ही तो ट्राई करके देखनी होगी। इस चीज के लिए हम कहते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल बहुत रिस्की है। जब तक हम ह्यूमन पे उसको ट्राई करके नहीं देखेंगे, तब तक हम उसको मार्केट में कैसे लॉन्च करेंगे? सो रिसर्च का या साइंटिस्ट का या रिसर्चर का मेजर रोल होता है क्लिनिकल ट्रायल में। अब आते हैं प्लानिंग अ क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल को कैसे प्लान किया जाता है। अब चूंकि हम लोग फार्मा फील्ड से हैं, तो हमारे पास वो नॉलेज है कि मेडिसिन क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है, कैसे ड्रग एक्शन होता है, कैसे हम कितने कितने इंटरवल पे ड्रग का एक्शन देखते हैं। सो और कोई फील्ड का इंसान हमारी इस चीज में हेल्प नहीं कर सकता है और रिसर्च नहीं कर सकता है, दैट इज बट ऑब्वियस। सो क्लिनिकल ट्रायल या रिसर्च को हम कैसे परफॉर्म करते हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है टू फॉर्मुलेट द रिसर्च क्वेश्चंस। पहले तो हमें क्वेश्चन बनाना होगा कि हमें क्या चीज रिसर्च करनी है। लाइक एग्जाम्पल, वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ कोविड की फॉर्मुलेट करना है रिसर्च क्वेश्चन कि कोरोना का हमें वैक्सीन निकालनी है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कब निकालनी है, कैसे निकालनी है और कितने फंड्स के साथ निकालनी है। तो दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज डेवलप द स्टडी डिजाइन। अब हमारे पास एक टारगेट मिल गया है कि हमें कोरोना के लिए वैक्सीन या मेडिसिन निकालनी है। उसके बाद हमें कैसे निकालनी है, उसकी हमें स्टडी डिजाइन करनी पड़ती है। आफ्टर दैट डिफाइन द स्टडी पॉपुलेशन। हमें पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना पड़ता है, हमें अपनी टीम बनानी पड़ती है। उसके बाद सिलेक्ट द मेजरमेंट टूल्स और एंड पॉइंट्स। मेजरमेंट टूल्स से मतलब है कि हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए हैं इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द सैंपल साइज एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सैंपल साइज वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके ऊपर हमें मेडिसिन को टेस्ट करना है। नेक्स्ट वन इज डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज। आफ्टर दैट जब हमारा रिसर्च चल रहा है, तो एक हमारी टीम ऐसी होती है जो डाटा कलेक्ट करती है और उस डाटा को स्टोर करती है, जिससे कि जब सारी रिसर्च हो जाएगी तो वो एक एनालिसिस करके एक आउटपुट निकाल सकेगी।
नाउ कमिंग टू द वेरी कॉमन स्लाइड, फेजेस इन्वॉल्व्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स। फर्स्ट फेज होती है जिसमें सेफ्टी देखते हैं, सेकेंड फेज होती है जिसमें रिस्पॉन्स देखते हैं, थर्ड फेजेस में हम रिजल्ट देखते हैं, एंड फोर्थ फेज में हमारा अप्रूवल होता है जिसमें हम 1000 ऑफ पीपल को इन्वॉल्व करते हैं। अब आते हैं कि किस किस टाइप के लोग रिसर्च में इन्वॉल्व हो सकते हैं। रिसर्च के लिए हमें टीम बनानी पड़ती है और उस टीम को भी हमें लोअर ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, पीआई। आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो कोई ऐसा तो होगा जो आपके लिए अपना मनी लगाए, फंडिंग लगाए, और एक ऐसी टीम होती है जो उसको इन्वेस्टिगेट करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। सेकेंड वन इज स्टडी कोऑर्डिनेटर्स। स्टडी कोऑर्डिनेटर्स वो होते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की स्टडीज को कोऑर्डिनेट करते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च। स्पॉन्सर्स, जब कभी भी कोई एक न्यू ड्रग लॉन्च होती है तो उसे कोई सिंगल कंपनी लॉन्च करती है, बट उस सिंगल कंपनी में बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में वो टीम होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को कंट्रोल करती है। अगर कहीं पे कोई फॉल्ट आ रहा है तो किस चीज को रिप्लेस करना है, और अगर कहीं पे कोई रिजल्ट नेगेटिव आया है तो उस नेगेटिव रिजल्ट को भी हम कैसे यूज करें, या उस नेगेटिव रिजल्ट को भी हमें बैक करके देखना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल रिसर्च कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वन इज मैनेजमेंट। किसी भी फील्ड में मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि सारे ग्रुप्स में लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट टीम उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके मैनेज करने का काम करती है। नाउ कमिंग टू द, अब बातें हैं कुछ हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। जब हम रिसर्च करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उस टॉपिक पे हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड एक्सक्लूजन। अब अगर हमें किसी पे भी मेडिसिन का टेस्ट करना है तो हम किस तरीके के पेशेंट्स लेना है या हमें नॉर्मल हेल्दी पीपल लेना है, वो सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। हम अब कोरोना की वैक्सीन को क्यों नहीं लोग सक्सेसफुली लॉन्च कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन सब्जेक्ट्स बहुत कम है जो इसके टेस्ट के लिए वॉलंटियरिंग करें। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड एक्सक्लूजन इज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट वन इज प्रपोज्ड मेथड्स ऑफ पेशेंट रिक्रूटमेंट। अगर हमें अपनी मेडिसिन को लॉन्च करने से पहले हमने अगर जो पेशेंट लिया हुआ है उसको हम बता देंगे कि ये मेडिसिन हम तुम्हारे ऊपर टेस्ट करने जा रहे हैं, तो मे बी वो पेशेंट रेडी हो जाएगा। बट अगर हम उसको झूठ बोलेंगे और अगर लेटर कुछ और दिक्कत हो गई तो वो हमारी कंपनी पे क्लेम हो जाता है। In such cases, list of potential risk and benefits including the justification for the risk. So, अगर हमें पेशेंट सिलेक्शन या ह्यूमन सिलेक्शन करना हुआ है तो उसका हमें प्रोटेक्शन करते हुए सारे रिस्क बेनिफिट्स वगैरह सब हमें जस्टिफाई करके ह्यूमन बींग्स को बताने पड़ते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक ऐसी चीज है जिसमें हमें पेशेंट को या ह्यूमन को सब चीज बतानी है कि हम मेडिसिन डेवलप करने जा रहे हैं, आपको ऑलरेडी कैंसर था इसलिए हमने आप पे थोड़ा सा रिसर्च के लिए ट्राई करा हुआ है। सो कंसेंट का मतलब होना चाहिए कि एक वेल रिटन फॉर्मेट में एवरीथिंग शुड बी डिस्कस्ड। कुछ भी हो, जैसा भी फॉर्मेट आएगा उसमें अगर डजेंट मैटर लैंग्वेज क्या है, आपका जो भी फॉर्मेट है उस पर अगर पेशेंट ने या ह्यूमंस ने साइन कर दिए हैं तब आप उसको आगे रिसर्च के लिए कैरी करेंगे, और अगर उसने डिनाई कर दिया है तो हम उसको नहीं ले सकते, वो हमारे कंसेंट से बाहर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ रिसर्चर इन डिफरेंट एरियाज। पहला पॉइंट है प्रोटोकॉल अप्रूवल। हमने जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है वो एक टीम ने मिलकर प्रोटोकॉल बनाया है, मे बी हमारा जो सीनियर है वो इस प्रोटोकॉल को अप्रूव ना करें। सो समटाइम्स जब आपके दिमाग में कुछ भी रिसर्च की बात आती है तो आपको उसे रिटन कंसेंट फॉर्म में सब सारा फॉर्मेट में मिला के अपने सीनियर्स को दिखाना है, और सीनियर्स को अगर आपका आइडिया पसंद आएगा तो फिर वो आपको अप्रूव करेंगे। इट मीन्स कि आपका मान लीजिए प्रोटोकॉल अप्रूवल हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंगल हैंडेड रिसर्च कभी नहीं होती, यू हैव टू वर्क इन अ टीम। आपको अपने को वर्कर्स को सेलेक्ट करना होता है। प्रोटोकॉल अप्रूवल के बाद आपने को वर्कर्स को सिलेक्ट करा, उसके बाद आता है अप्रूवल प्रोसेस।
आपका ओवरऑल पेपर पे तो अप्रूवल हो गया है, बट डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अप्रूवल अभी बाकी है। आफ्टर दैट आता है पेशेंट रिक्रूटमेंट एंड पार्टिसिपेशन। द सेम थिंग आई हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड कि पेशेंट का रिक्रूटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है डाटा एंट्री। वट एवर प्रोसेस इज गोइंग ऑन, उन सब का डाटा हमारे सिस्टम पे होना चाहिए। पेन और पेपर का जमाना गया, एवरीथिंग शुड बी ऑन सॉफ्ट कॉपी, सो दैट अगर फ्यूचर में कभी आपकी करी हुई रिसर्च पे कोई क्लेम करता है तो आपके पास सारा डाटा है, आप उसको दिखा सकते हैं। आफ्टर दैट स्टार्ट प्रोसेस आता है। हमारे जो भी रीडिंग्स हैं उनको स्टार्ट से कोरिलेट करके हमें डाटा शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है और वो WHO क्रॉस चेक करता है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट। व्हेन एवरीथिंग इज रेडी, then you have to present your study and you have to publish your report. Publications बहुत बड़े बड़े जर्नल्स में होते हैं। After that data field registration obtain। आपका जब सारा प्रेजेंटेशन हो गया है, पब्लिकेशन हो गया है, उसके बाद एक फाइनली हम एक फॉर्म भरते हैं जिसमें हमारा डे 1 से लेके जितना भी टाइम लगा है वो सारा डाटा फिल किया जाता है कि इस दिन हमने ये काम करा, इस दिन हमारा ये काम हुआ, और फाइनली ये हमारा आउटपुट है रिसर्च का। नाउ कमिंग टू द हु आर मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट। अब अगर आपको रिसर्च में जाना है या फ्यूचर साइंटिस्ट बनना है तो आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए? पहली चीज, जेन्यून लव फॉर योर रिसर्च। जेन्यून लव फॉर योर रिसर्च, ये वर्ड यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अनटिल अनलेस आपके दिमाग में और आपके दिल में वो चीज बसेगी नहीं, आप काम नहीं कर सकते। अगर किसी को ये है कि हमें खेलने जाना है तो वो डेडिकेशन से कहेगा कि नहीं मुझे खेलने जाना है। द सेम थिंग विद द रिसर्च। जब तक आपके मन में जेन्यून लव और डेडिकेशन नहीं आएगा आप रिसर्च नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज पेशेंस। पेशेंस, इट नीड्स लॉट्स ऑफ पेशेंस। एक ड्रग मॉलिक्यूल के बनने में अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 years लगते हैं, सो आपको बहुत सारे पेशेंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड लैब स्किल्स टू बिकम अ मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट। गुड लैब स्किल्स, ऑब्वियसली बात है, फार्मेसी फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको लैब का बहुत आइडिया होता है, एनालिसिस के लैब का, केमिस्ट्री के लैब का, फार्माकोलॉजी के लैब का। तो सारी स्किल्स का यूज करते हुए ही हम आगे मेडिकल रिसर्च कर सकते हैं। आफ्टर दैट आते हैं 2 वर्ड्स, प्लानिंग एंड कंडक्शन। पहली चीज तो आपको प्लान करना है और जो आपने प्लान करा है उसको आपको कंडक्ट करना है। आफ्टर दैट आता है आउटकम। जब आपने प्लान करा, कंडक्ट करा अपना एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आपके आउटकम्स आए। आउटकम्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, सो इट डजेंट मैटर कि आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही है। हमारे फार्मा फील्ड में रिसर्च का नेगेटिव और पॉजिटिव आउटकम का रेशियो ऑलमोस्ट 60-40 चलता है। 40% हमारी रिसर्च सक्सेस होती है एंड 60% उतनी सक्सेस नहीं होती जितना हम चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज डेवलप न्यू और इम्प्रूव एग्जिस्टिंग ड्रग्स और मॉलिक्यूल। अगर हमने कोई नया मॉलिक्यूल बना लिया दैट इज वेल एंड गुड, या फिर पहले से कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है या ड्रग है, हमने उसकी एक्टिविटी को और इम्प्रूव कर दिया है या उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को चेंज कर दिया है या इंक्रीज कर दिया है। जब हम ऐसा कोई नया मॉलिक्यूल या चेंज किया हुआ मॉलिक्यूल रिसर्च के थ्रू बनाते हैं तो उसको हम आगे फर्दर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एबिलिटीज नीडेड फॉर द मेडिकल साइंटिस्ट। एबिलिटीज मीन्स आपके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको रिसर्च के टाइम काम आती हैं और आपके अंदर वैसी चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज ओरल एक्सप्रेशन। ओरल एक्सप्रेशन इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट, इंडक्टिव रीजनिंग टू कंबाइन द pieces of information, speech clarity for better understanding. Next one is written expression, good writing skills. Until unless you don't have good written expressions, how you will forward your reports or files to your senior. Next one is oral comprehensions, ability to listen and understand the seminars. Problem sensitivity, ability to tell when something is wrong. Like if we are doing research in lab,
अगर हमारे बगल में खड़ा हुआ कोई भी रिसर्चर या कोई भी स्टूडेंट गलत कर रहा है, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको बोलो कि दिस इज रॉन्ग मेथड, क्योंकि रिसर्च में बहुत ज्यादा हजार्ड्स हो जाते हैं, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, केमिकल्स यूज करते हैं, मशीन्स यूज करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम सेंसिटिविटी होनी चाहिए। आपको 24/7 एकदम अवेक होके रहना है कि आप खुद भी सेफ होके काम करना है और जो बगल में आपके काम कर रहा है स्टूडेंट या स्टाफ, उसको भी सेफली रखना है। नेक्स्ट वन इज नियर विजन, एबिलिटी टू सी एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। नियर विजन एक ऐसा पॉइंट है फार्मा रिसर्च में कि बहुत से टाइम क्या होता है, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ फाइनल आउटकम पे होता है और जो छोटा सा पॉजिटिव रिजल्ट आया है हम उसको नहीं देखते हैं। तो पॉजिटिव आउटकम छोटा हो या बड़ा, वो आपका खुद का पेटेंट है, उस पे आपका हक है। तो एक नियर विजन बहुत जरूरी है कि वो जो भी आउटकम है आपकी नजर उस पे पड़े। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग, पैटर्न ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, राइट मैथमेटिकल मेथड्स। रिसर्च करने के लिए बहुत सारी मैथ्स की भी जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, सम ऑफ द टाइम मैनिपुलेट भी करनी पड़ती हैं। फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, आपका दिमाग इतना एक्टिव होना चाहिए कि अगर ये आइडिया नहीं काम कर रहा है तो ये आइडिया होना चाहिए। अगर 30 ml का ब्लड प्लाज्मा नहीं काम कर रहा है तो मे बी हम इसको 20 ml कर दें। सो फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज भी बहुत जरूरी है। देन मल्टी सब्जेक्ट हैंडलिंग, जो ये रिसर्चर्स होते हैं ना, ये मल्टीटास्किंग, ये मल्टी सब्जेक्ट हैंडलिंग्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मैथ्स भी आनी चाहिए, केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, बायोलॉजी भी आनी चाहिए, मेडिसिन भी आनी चाहिए, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आनी चाहिए। मैथमेटिक्स क्यों चाहिए? आपके पास जो भी लार्ज नंबर ऑफ डाटा है उसको कैलकुलेट करने के लिए। केमिस्ट्री बहुत मेजर रोल प्ले करती है एक मेडिसिन रिसर्च में, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, किधर बेंजीन रिंग लगा हुआ है, किधर CHO है। थर्ड वन इज बायोलॉजी, अनटिल अनलेस आपको बायोलॉजी नहीं आती है तो कोई कैसे फार्मेसी फील्ड में एंटर कर सकता है। नेक्स्ट वन इज मेडिसिन, द मेडिसिन रिलेट्स विद द नॉलेज ऑफ डिजीजेज, इंजरीज और डिफॉर्मिटीज। लास्ट वन इज कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का जमाना ऐसा है कि बिना कंप्यूटर के नॉलेज के कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आपके पास लाख बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको बायो बहुत अच्छी आती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, बट अनटिल अनलेस आप अपनी चीजों को कंप्यूटर पे नहीं रख सकते हैं तब तक आपकी ये नॉलेज आज के जमाने में वैल्यू नहीं रखती है। सो समटाइम्स आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का नॉलेज बहुत जरूरी है। नाउ द मेंटरिंग योर टीम, एक रिसर्च टीम ऐसा होता है कि आपको हर चीजें डिस्कस करनी पड़ती है। सम ऑफ द टाइम आप अपनी फैमिली की चीजें भी इससे डिस्कस करते हो, बट मेंटरिंग योर टीम का मतलब है कि हर तरीके की जो भी छोटी बड़ी चीजें हैं वो आपको अपनी टीम के बीच में रखना है। एडवाइजिंग, डायग्नोसिंग, इंटरप्रेटिंग और ट्रीटिंग पेशेंट्स, जो भी पेशेंट रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड डाटा है, दैट यू हैव टू मेंटर। The last point is ensuring the safety and reliability of tests and equipments used in healthcare. The very last thing is literally very important कि आपको जो भी टेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी और उनकी रिलायबिलिटी आपको पता होना चाहिए। PCR मशीन है, मोस्ट ऑफ देम जो बी फार्मा के स्टूडेंट्स होते हैं उनको PCR के बारे में सिर्फ इतना पता होता है कि दिस इज द मशीन, ऐसे ऐसे होता है, बट जब उनको सिखाया ही नहीं गया है PCR को कैसे रन करना है, कितना वेल प्लेट लगाना है, क्या है, कैसे है, तो कैसे पता चलेगा उन्हें। तो फ्रॉम स्टार्टिंग अगर आपका रिसर्च करने का इंटरेस्ट है तो आप जब भी हैं किसी भी डिग्री में, डी फार्मा, बी फार्मा में है, आप अपनी क्वेरीज को क्लियर करिए। नाउ कमिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट और अ रिसर्चर, प्लानिंग और कंडक्शन, एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, इंटरप्रेटिंग, देन कीपिंग द रिकॉर्ड्स। एक्यूरेट रिजल्ट्स भी रखने पड़ते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स भी रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्किंग विथ सॉफ्टवेयर। अब एज यूजुअल वर्किंग विद सॉफ्टवेयर आपको ग्राफ्स बनाने हैं, पाई ग्राफ्स बनाने हैं। सो सॉफ्टवेयर अगर नहीं आएगा तो आप अपनी चीजों को कैसे एक आउटकम देंगे।
नेक्स्ट वन इज एकेडमिक्स। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको एकेडमिक्स भी बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। अगर आपका एकेडमिक्स स्ट्रांग है तो आप फट से बता देंगे कि फार्माकोलॉजी में ये ड्रग है तो ये इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी, या केमिस्ट्री में है कि ये ग्रुप है तो इस पे जाके रिएक्ट करेगा। उसके बाद आता है सुपरवाइजिंग। जो आपका सीनियर होता है या बॉस है वो आपको सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द एचआर रोल। अगर एचआर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, हमने अपना काम करा है बट इस चीज को हमें लिखना है और सबमिट करना है और फिर उसको सुपरवाइज करने का काम करता है एचआर। लास्ट पॉइंट है डिस्कसिंग द रिसर्च। जब हमने रिसर्च कर ली है, कंपनीज में अपने अपने अलग अलग रिसर्च ग्रुप्स होते हैं, वो रिसर्च करने के बाद अपने प्रोफेसर्स को या अपने बॉस को उस रिसर्च का डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद वो मॉलिक्यूल पास होता है एंड देन वो प्रोडक्शन में जाता है और देन उसकी मार्केटिंग होती है। इकोनॉमिकल रोल, प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ता है। लाइक एग्जाम्पल, आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिले हैं एक रिसर्च करने के लिए, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जस्ट एग्जाम्पल। आपका टाइम भी जा रहा है और आपकी मनी भी जा रही है बट कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी भी है, आई एग्री। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है कि इतने लाख रुपीज हमें इसमें देना है, इतने लाख इसमें देना है, इन बिटवीन सबकी सैलरी भी देखनी पड़ती है। सो दीज आर द डिफरेंट रोल्स इन रिसर्च। सो बैलेंसिंग द इकोनॉमिक बर्डन ऑन द प्रोजेक्ट। इन केस आपका प्रोजेक्ट अच्छा रन कर रहा है बट आपको और फंड्स की जरूरत है, सो आप अपने स्पॉन्सर्स बढ़ा सकते हैं या अपने फंडर्स बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेशंस। रिसर्च हमेशा कोलैबोरेशन में होती है। अगर हमारी रिसर्च किसी इंडस्ट्री या कंपनी में चल रही है तो हमें कभी कभी हॉस्पिटल्स का सपोर्ट लेना पड़ता है उस चीज को ट्राई करने के लिए, या अदर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को। नेक्स्ट आता है सोशल फ्रंटियर। अब हमने कोई नई मेडिसिन लॉन्च कर दी मार्केट में, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आंसर कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसने रिसर्च कराया है, जिसने रिसर्च को सुपरवाइज कराया है, आप ही उस चीज का आंसर देंगे। देन मैनेजिंग द एक्नॉलेजमेंट और गाइडिंग अंडर द मेडिकल लॉ। जैसे नॉर्मल लॉ होता है वैसे मेडिकल लॉ भी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, किसी पेशेंट को कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो गया जो कि कंपनी वालों ने नहीं बताया, तो वो पेशेंट पार्टी कंपनी पे ब्लेम कर देती है। तो वो ब्लेम होते होते चीजें कंपनी के इकोनॉमिक बर्डन में चली जाती हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्या एक्चुअल चैलेंजेस आते हैं रिसर्च करने के टाइम पे। सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपना वर्क। अब अगर कोई रिसर्च टीम है, उसने बहुत अच्छा सा कोई मॉलिक्यूल बनाया है जो कैंसर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बट वो मॉलिक्यूल बनाने के बाद सिर्फ वो टीम तक ही नहीं रहता है, उस मॉलिक्यूल को हमें बाकी लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ता है। सो कैरी आउट द प्रेजेंटेशन और डिस्कस एट द टीम मीटिंग्स विद द कलीग्स। Prepare the presentations and deliver these at national and international scientific conferences. Writing the original papers for publication in peer-reviewed medical और scientific journals. अपनी प्रेजेंटेशंस बनाना, लोगों के साथ डिस्कस करना, पेपर प्रेजेंट करना, अपने पेपर्स को पब्लिश करना, ये कुछ चीजें सैक्रिफाइसिंग द वर्क में आती हैं, क्योंकि आपकी अपनी चीज जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी थी वो अब दूसरों के सामने रिवील हो गई है। It's also important to stay in touch with developments and advances in your field. जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें एक लिमिटेड लोगों के बीच ही रहना है, नहीं। एक प्राइवेट जॉब करने वाला इंसान 9 to 5 जॉब करता है और वो शाम को घर आके अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता है, बट रिसर्च करने वालों को थोड़ा खबर और भी रखना पड़ता है कि जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं कहीं उस टॉपिक पे कहीं और रिसर्च तो नहीं चल रहा है, या हम जो रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई और रिसर्च कर रहा है तो उसके आउटकम्स क्या हैं, मे बी उसके आउटकम्स देख के आपको कुछ न्यू आइडियाज आ जाएं। सो रीड द रिलेवेंट साइंटिफिक लिटरेचर एंड जर्नल्स, देन अटेंडिंग द साइंटिफिक मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल, एंड डिस्कशन विद द अदर साइंटिस्ट। Now coming to the very positive point in research field. रिसर्च फील्ड में बहुत पैसा है, इवन पूरे फार्मा फील्ड में बहुत पैसा है। इसकी वैल्यू इंडिया, इन छोटे कंट्रीज को छोड़ के बाहर की कंट्रीज में बहुत पता चलता है। सैलरी द हैप्पीएस्ट कॉर्नर ऑफ बीइंग रिसर्चर। फर्स्ट वन है स्टाइपेंड ड्यूरिंग द पीएचडी रिसर्च इज $15,000। $15,000 एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है, बट हमारी कंट्रीज में कभी नहीं मिलता है। इसीलिए ये
फार्मासिस्ट की आवाज एक पेज बनाया गया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस पेज कि लोगों को पता चले कि फार्मेसी पढ़ने के बाद क्या क्या स्कोप है, हमें अपने फार्मेसी फील्ड को ऊपर बढ़ाना है। जब लोगों के दिमाग में ये सैलरी आती है तो एवरीवन यूज टू थिंक कि नहीं मुझे भी रिसर्च करना है। पहली चीज तो इंटरेस्ट होती है, दूसरी चीज की रिसर्च करने से हमें क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है और पैसा मिल रहा है। सो पीएचडी जब रिसर्च करते हैं ड्यूरिंग पीएचडी तो $15,000 मिलता है स्टाइपेंड। विद द पीएचडी अगर आप किसी स्पेशल प्रोजेक्ट में हैं तो 25,000 से लेके $40,000 तक मिलता है, और अगर आप सीनियर रिसर्चर हैं तो 90,000 से 95,000 तक मिलता है। बट द पे इज यूजुअली हायर इन इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रीज और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं इनमें पे हमेशा हाई रहती है एज कंपेरिजन टू गवर्नमेंट सेक्टर। ये हमारी कंट्रीज में भी है। अपार्ट द सैलरी के अलावा क्या क्या मिलता है, हमें बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। सो जब हमारा छोटा सा रिसर्च आइडिया और उससे में इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि एक ऐसा भी फार्मा का ट्रेड है जिसमें हम अपना ब्रेन यूज करके, अपनी थोड़ी सी मेहनत यूज करके अपने को कितना बेनिफिट दे सकते हैं, अपने को बेनिफिट दे सकते हैं, पब्लिक को बेनिफिट दे सकते हैं और हेल्थ में हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फोर्स्ड मैंडेटरी टास्क फॉर अ रिसर्चर। अब कुछ ऐसे फोर्सली टास्क हमें करने पड़ते हैं रिसर्चर होने के नाते कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहली चीज तो लेबोरेटरी बेस्ड काम होता है, आपको लैब में भी काम टाइम गुजारना है, उसके बाद आपको ऑफिशियल टाइम भी गुजारना है, ऑफिस में भी, मीटिंग्स में भी, और अपना राइटिंग स्किल्स भी दिखाने हैं, आपको एक्सपेरिमेंट्स भी लिखने हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है केयर एंड अटेंशन टू डिटेल is required as work involves contact with the potentially toxic or radioactive material। अब हम रिसर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है टॉक्सिक मटेरियल होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इन सबसे हमें गो थ्रू होना ही पड़ता है। सो इसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लाइफ के मैंडेटरी फोर्स टास्क है। वर्किंग विद द एनिमल्स और एनिमल डेराइव्ड प्रोडक्ट्स सच एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। सो इन्फेक्शन होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। द लास्ट पॉइंट इज ट्रेवल बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट। जब आप रिसर्च फील्ड में एंटर करते हैं तो ट्रैवल आपको बहुत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं पे सेमिनार देना है, कहीं पे आपको अपना रिसर्च वर्क पब्लिकेशन करा है, उसके लिए ऑथेंटिकेशन करना है। नाउ कमिंग टू द स्किल्स, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए रिसर्च के लिए? टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए और न्यूमेरिकल स्किल होनी चाहिए। देन जेन्यून एंजॉयमेंट ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट्स। नाउ द चैलेंजेस फेसिंग इन्वेस्टिगेटर्स इन एकेडमिक हेल्थ सेंटर्स। एक रिसर्च में किस किस चीज के लिए हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? पहला चैलेंज रहता है फाइनेंशियल डिमांड। किसी भी रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंस चाहिए रहता है। उसके बाद अब हमारी कंट्रीज में रिसर्च करने के लिए वर्किंग हैंड्स बहुत कम मिलते हैं, तो शॉर्टेज ऑफ कंसर्निंग स्पेशलिस्ट। फॉरेन कंट्रीज में लोग स्टार्टिंग से ही रिसर्च में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उनके पास नॉलेज होती है, वो फटाक से जॉब भी पा जाते हैं। बट हमारी कंट्रीज में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो, इसीलिए हमारे पास शॉर्टेज ऑफ हैंड्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेगुलेशंस। हमारी कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके रहते हमें अपनी रिसर्च को लिमिटेड करना पड़ता है। एंड द लैक ऑफ लोकल सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स, दैट इज कॉल्ड राजनीति। सो राजनीति के चलते बहुत सारी चीजें हमें कैंसिल करनी पड़ती हैं या चेंज करनी पड़ती हैं। अब पर्टिकुलरली बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में कोई भी काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम टीम अप करके काम करेंगे तो चीजें पॉसिबल की ओर बढ़ती हैं। देन इनएडिक्वेट रिसर्च ट्रेनिंग, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोगों को ऐसा एजुकेशन दिया जाना चाहिए कि बैचलर से ही हमें रिसर्च की ओर बढ़ाया जाए, बट हमारे यहाँ रिसर्च कब आती है? मास्टर्स में आती है, और मास्टर्स में भी बहुत हाई लेवल रिसर्च नहीं देते हैं। तो अगर हमें जो रिसर्च की ट्रेनिंग है वो बैचलर से देंगे तो जब तक हम जॉब में जाएंगे तब तक हमें अच्छी खासी स्किल्स आ जाती हैं। सो इनएडिक्वेट रिसर्च ट्रेनिंग क्या करती है कि
अच्छे खासे रिसर्च प्रोजेक्ट में लॉस दिखाती है। अगर किसी को कोई मशीन हैंडल करनी नहीं आती है और कोई जूनियर रिसर्च फेलो है और उससे मान लीजिए कोई भी गलती हो गई अगर, तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम किस पे करेंगे, हम जहां से वो पढ़ के आया है। तो एक मेरा ये पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगा सारे इंस्टीट्यूशन से कि अच्छे से कोशिश करिए, अच्छी फैकल्टी रख के और रिसर्च की ट्रेनिंग दीजिए। जस्ट अ स्पेशल क्लास वंस इन अ वीक ऑफ रिसर्च बहुत बड़ा चेंज लाएगी फार्मेसी के लेवल में, स्पेशली इन इंडिया। देन एम्प्लॉयर्स इन मेडिकल रिसर्च, आपको कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, एनएचएस में, नेशनल हेल्थ सर्विसेज में जो कि वर्ल्ड वाइड है, एनजीओज में मिल सकता है, एंड रिसर्च काउंसिल्स होती हैं, आईसीएमआर वगैरह, यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन एज वी आर सेइंग, रिस्की है जॉब एंड ग्रेट आउटपुट्स भी हैं। रिस्की क्यों है? क्योंकि होल लाइफ स्टडी करनी पड़ती है हमें। आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको नेबरहुड की चीजें पता होनी चाहिए, और अनप्लान ट्रैवल होता है, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। बट आउटपुट्स क्या है? आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, गुड फाइनेंशियल स्टेटस होता है, एंड लिविंग योर ड्रीम्स। जब आपके पास नेम, फेम और पैसा है तो आप अपने सपनों को जी सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आता है? बहुत सारी सक्सेस मिलती है with few challenges but the great outputs. So now we can say कि जो हमारे पहले मिथ्स थे कि टाइम लगता था, फंडिंग था, लाइफ नहीं था, ये सब हम इन चीजों को डिसॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन। इफ एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो। Tarun, is this okay? Should I end? End live video. Okay, okay.